नमस्ते दोस्तों। सफलता अंतिम नहीं है। जीवन में कोई भी व्यक्ति अगर कोई एग्जाम निकाल लेता है तो वो जीवन उसका समाप्त नहीं हो जाता है। और भी बहुत सी परीक्षाएं ली जाएगी आपके जीवन में और हर एक जगह आपको उत्तीर्ण होगा, आपको एक बेहतर रास्ता ढूंढना होगा। तो इसी के लिए कहा जाता है इस कोट में कि सफलता अंतिम नहीं है और असफलता घातक नहीं है। जब भी कोई व्यक्ति किसी भी एग्जाम में अगर असफल होता है, इसका ये मतलब नहीं कि वो उसका जीवन समाप्त हो गया। इसलिए असफलता घातक नहीं है। जो कमियां रह गई थी जिसके कारण आप असफल हुए हैं, उसे आगे चलकर सुधारने की आवश्यकता है। यह जारी रखने का साहस है कि आप एग्जाम में फेल हो या पास, बस अपने निरंतर लक्ष्य के लिए निरंतरता रखें, कंटिन्यूटी रखें, हमेशा तैयारी करते रहें। ठीक है, यही मायने रखता है आपके जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कि आप कठिन परिश्रम करते रहें और जो भी असफलताएं मिल रही है उसमें जो भी कमियां रह गई उसे सुधार कर आप अपने लक्ष्य को जरूर और निश्चित ही प्राप्त करेंगे। तो आइए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। आज का डेट है 11 जनवरी 2024 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो सबसे पहला आर्टिकल जो है न्याय के लिए एक घोषणा पत्र, जो कि संकटों से उपजा है। मेनली इसमें कहा जा रहा है कि एक घोषणा पत्र बनाया गया है जिसे कहा जाता है एक विकल्प संगम बनाया गया है। एक घोषणा पत्र है। अभी आने वाला चुनाव जो है 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो इसी के लिए स्वयंसेवी संगठन और जन आंदोलन के द्वारा 21 मांगे रखी गई है जिससे कि देश का विकास हो सके। इसमें मेनली जो सभी डायमेंशंस को फुलफिल किया गया है, जैसे पहला हो गया समाज के वंचित वर्ग, दूसरा जो हो गया सकल आर्थिक असमानता को कम करने के लिए, तीसरा जो हो गया धर्म, जाति, भाषा और सांस्कृतिक जो व्यक्ति होती है उसके बीच में सौहार्दपूर्ण संबंध को बहाल करने के लिए और गलत सूचना, नफरत जैसे दुश्मनी को बढ़ावा देने से रोकने के लिए नए नए कानून बनाने की बात की जा रही है। या आने वाला जो सरकार है उसके लिए एक निश्चित घोषणा पत्र बनाया गया है कि इससे संबंधित वो ध्यान रखे। उसके बाद ग्राम स्तर पे, पंचायती स्तर पे जितने भी वित्तीय और कानूनी शक्तियां होती है उस पर पूर्ण लोकतांत्रिक अधिकार को बहाल किया जाए। ठीक है, किसी भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से बचे या फिर कोई भी पावर वाला व्यक्ति उस क्षेत्र में अपने प्रभुत्व को दिखाता है तो वहां पे लोकतांत्रिक अधिकार को बहाल करने की बात की जा रही है। उसके बाद पांचवा जो पॉइंट है, राज्य जो है वो राजनीतिक पार्टियां, कॉरपोरेशन, मतलब कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर होते हैं, वित्तीय संस्थान और मीडिया संस्थान के सभी संस्थानों की जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक नीति और कानून बनाए। ठीक है, तो इसी तरह के 21 मांग को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और इसमें लास्ट में क्लियर कहा जाता है राइटर के द्वारा कि अभी जो आने वाला चुनाव है और इस तरह का जो घोषणा पत्र ऑलरेडी 2019 में भी बनाया गया था, परंतु हुआ क्या, जितने भी प्रतिनिधि थे, जितने भी वोट मांगने आपके पास आते हैं, वो जब जीत जाते हैं तो ये सारे जो घोषणा पत्र होते हैं उसको नजरअंदाज कर देते हैं और आपकी जो समस्या है वो वैसी की वैसी ही रह जाती है। इसलिए अपने मतदान के अधिकार को महत्व दे। ठीक है, और अपने प्रतिनिधि को, अपने क्षेत्र के जो प्रतिनिधि के लिए जो खड़ा हुए हैं उसका चयन बहुत ही सोच समझ कर करें, क्योंकि उसके हाथ में आप अपना 5 साल का भविष्य दे रहे हैं। इसी के लिए जो समझदार व्यक्ति हो, जो निष्पक्ष रहे, जो जवाबदेही हो, जो पारदर्शिता को सुनिश्चित कर सके, वैसे व्यक्ति को ही चयनित करें जिससे कि आपका आने वाला भविष्य उज्जवल हो सके। उसी के साथ साथ आपके क्षेत्र, आपके देश का भी विकास भी सुनिश्चित हो सके। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है 2023 के आखिरी हफ्तों में उत्तर भारत में भारी कोहरा क्यों हुआ, उसके क्या कारण थे। तो सर्दियों के मौसम के दौरान पूरे सिंध और गंगा के मैदानी इलाकों में कोहरा छाने का खतरा रहता है, क्योंकि इस क्षेत्र में सभी स्थितियां जो होती है कोहरा के अनुकूल हो जाती है। जैसे कि कम तापमान होता है, कम हवा की गति होती है, नमी की उपलब्धता बढ़ जाती है, प्रचुर मात्रा में एरोसोल उपलब्ध होते हैं। इन्हीं कारणों से उत्तर भारत में जो है कोहरा का लगातार प्रकोप बढ़ जाता है और इस क्षेत्र में नमी का प्रवेश तब होता है जब पश्चिम विक्षोभ जब आती है ठंडी के मौसम में भूमध्य सागर से। ठीक है, तो जब पश्चिम विक्षोभ एक वर्षा पैटर्न जो सर्दी के महीने के दौरान उत्तर भारत में बारिश लाता है तो उत्तरी भारत में आगे चलकर कभी कभी अरब सागर से भी नमी का प्रवेश होता है और इन्हीं कारणों से कोहरों के लिए अनुकूल स्थितियां उत्पन्न होती है। ठीक है, इसमें दो प्रकार के कोहरा को हम लोग पढ़ेंगे, एक विकिरण और दूसरा जो है संवहन कोहरा। ठीक है, और इससे संबंधित एक क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है नए समझौते के तहत प्रत्येक राज्य जो है वो 3 साल में एक बार झांकी निकाल सकता है। अभी हाल ही में लगातार जो विपक्षी पार्टियों के द्वारा आरोप लगाया गया कि बीजेपी का जो रूलिंग पार्टी है, जिस जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है उन्हीं राज्यों के
झांकियों को शामिल किया गया है 26 जनवरी के परेड के लिए। ठीक है, तो इसी के लिए इसका एक निष्कर्ष निकालने के लिए, इसका समाधान निकालने के लिए क्या किया गया कि इसमें जो है नया समझौता किया गया, जिसमें प्रत्येक राज्य जो है वो 3 साल में एक बार झांकी निकाल सकता है, जिससे कि कोई भी राज्य नाराज ना हो। ठीक है, इसमें कहा जाता है कि प्रत्येक वर्ष लगभग 15 झांकियां चुनी जाती है। ठीक है, तो इसी को रोटेशन योजना समान वितरण सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे कि प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को 3 साल में एक बार झांकी निकालनी होगी। ठीक है, और इसका उद्देश्य जो है वो गैर समावेशन पर विवादों और शिकायतों का समाधान करना है। ठीक है, तो गणतंत्र दिवस परेड 2024, 25 और 26 में भाग लेने के लिए इच्छा मांगी गई है। इसी के लिए 28 राज्यों ने इस पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, जो अपने झांकी को चयन के लिए अभी हाल ही में विवाद हुआ था दिल्ली सरकार के द्वारा और वेस्ट बंगाल, ये सभी जगह जितने भी नॉन बीजेपी सरकार है, इन्होंने कहा था कि हमारी जो झांकियां हैं उसे अस्वीकृत कर दिया गया है 26 जनवरी में परेड के समय प्रदर्शित करने के लिए। ठीक है, तो इसी के लिए यह मामला था जिसका निष्कर्ष निकाला गया अभी रूलिंग पार्टी के द्वारा। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसी ने अभी वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2024 रिपोर्ट निकाला है। ठीक है, उसी में कहा गया है ILO के द्वारा कि आने वाले 2024 में, जो अभी शुरुआत हो चुका है, 10 दिन गुजर चुका है, और इस वर्ष में बेरोजगारी का जो दर है वो लगातार बढ़ सकता है। इसी में कहा जाता है कि द ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट एज 5.1% शोज अ मोडेस्ट इंप्रूवमेंट ऑन 2022। तो यही बात कहा जाता है कि 2022 में 5.1% अनएम्प्लॉयमेंट थी और उसी में 5.2% 2024 में रहने की आशंका जताई जा रही है। मतलब कि यह इंक्रीज करेगा, ऐसा ILO के आंकड़े के द्वारा कहा जा रहा है। तो इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे और इसके समाधान क्या क्या है और इसे संबंधित एक क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसे संबंधित एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, घोषणा पत्र, और दूसरा जो है फॉग, मतलब कि कोहरा से संबंधित एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और तीसरा जो है वो ILO से संबंधित एक MCQ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है, अ मैनिफेस्टो फॉर जस्टिस दैट हैज स्प्रंग फ्रॉम क्राइसिस। मेनली इसमें कहा जाता है कि न्याय के लिए एक घोषणा पत्र जो संकटों से उपजा है। अभी वर्तमान समय में ऐसा कहा जाता है कि जैसे जैसे भारत कई संकटों से जूझ रहा है, बेरोजगारी, सामाजिक और सांस्कृतिक संघर्ष, ठीक है, यहाँ पे क्लियर कहा जाता है, प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल एंड कल्चरल स्ट्रीफ, इकोलॉजिकल कोलैप्स एंड इरोजन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स। ठीक है, यही बातें कहा जाता है, बेरोजगारी, सामाजिक और सांस्कृतिक संघर्ष, पारिस्थितिकी पतन और लोकतांत्रिक अधिकारों के क्षरण की समस्याओं का समाधान बहुत तेजी से खोज रहा है भारत। इसी के लिए कहा जा रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में स्थितियां बहुत ही खराब हुई है और बेरोजगार लोग द्वारा हाल ही में अभी देखा गया था कि 6 लोग जो है वो पार्लियामेंट में घुसकर अटैक कर दिए थे। तो उसको भी इसके साथ जोड़ा जा रहा है कि बेरोजगार लोग द्वारा हाल ही में संसद में घुसकर अपनी दुर्दशा की ओर ध्यान केंद्रित आकर्षित करते हैं। ठीक है, उसके बाद जोशीमठ में फ्लड आ गया जो उत्तराखंड में है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है परिस्थितियों का ध्यान नहीं रखा जाता है, जो रोड बनाए जा रहे हैं, बहुत से मानदंडों को नजरअंदाज किया जा रहा है। तो यही पे बात किया जा रहा है कि बहुत से सरकार जो है वो मनमाने तरीके से कार्य कर रही है। ठीक है, उसके बाद सिक्किम में बांध टूटना, मणिपुर में इतना भयावह संघर्ष हुआ। ठीक है, उसके बाद कार्यकर्ताओं और जितने भी मीडिया कर्मी हैं, पत्रकारों हैं, उस पर झूठ मूठ का इल्जाम लगाया गया, वकीलों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज कराए गए जो लोकतांत्रिक आवाजों को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है। ठीक है, बेरोजगारी हो गया, जोशीमठ हो गया, मणिपुर संघर्ष हो गया, ये सारी चीजें यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। उसके बाद बोलने की हिम्मत, अभी लगातार देखा गया है संसद में इस तरह का अव्यवहारिक कार्य किया गया है, बहुत से इंपॉर्टेंट बिल पास कर दिए गए हैं जहां पे बहुत बड़ी संख्या में संसद सदस्य मौजूद नहीं थे। ठीक है, तो बोलने की हिम्मत या फिर विपक्षी संसद सदस्यों को सामूहिक रूप से निलंबित करना और भारत को प्रभावित करने वाली बढ़ती अस्वास्थ्य का संकेत, हम अकेले नहीं है, संकट दुनिया के अन्य हिस्सों में भी अपने चपेट में ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में अव्यवहारिक कार्य किए जा रहे हैं। इसी के लिए विकल्प संकल्प घोषणा पत्र बनाया गया है जो 21 मांगों को रखता है सामने, जिससे कि हमारे समाज, हमारे देश का विकास हो के, जाति, इसमें सभी डायमेंशंस को जोड़ा गया है, पर्यावरण, ठीक है, धर्म, जितने भी चीजों से, जितने भी मुख्य मुद्दे हैं जिसके कारण लोग उत्पीड़ित हो रहे हैं, सभी चीजों को यहाँ पे जोड़ा गया है। तो इसको हम लोग विस्तार से देख लेते हैं। यहाँ पे 21 मांगे रखी गई है। तो विकल्प संकल्प रखा गया है जो कि 85 स्वयंसेवी संगठनों और जन आंदोलनों द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें 21 मांगे हैं। तो क्या क्या 21 मांगे हैं, जैसे समाज के वंचित वर्गों को केंद्र रखा गया, जैसे महिलाएं हो गया, लैंगिक अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी, विकलांग लोग, ठीक है,
उसके बाद आर्थिक असमानता को भी कम करने पे ज्यादा ध्यान देने की बात की जा रही है, जैसे कि उच्चतम वेतन स्तर पर प्रतिबंध, उसके बाद न्यूनतम बुनियादी आय और सबसे कमजोर के लिए रोजगार सुनिश्चित करने के लिए योजना को बनाए रखने की और नए नई योजना को और अच्छे तरीके से बनाने के लिए यहाँ पे ध्यान केंद्रित करने के लिए आने वाले सरकार को यहाँ पे प्रेरित करता है। उसके बाद विभिन्न धर्म, जाति, भाषाओं, संस्कृतियों के लोगों के बीच में सौहार्दपूर्ण माहौल को सुनिश्चित करने के लिए कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो पंचायती क्षेत्र है, ग्राम सभा और शहरी मोहल्ले सभाओं को वित्तीय और कानूनी शक्तियों सहित पूर्ण लोकतांत्रिक अधिकार प्रदान किए जाए, ठीक है। सभी गतिविधियों के लिए पूर्व सहमति अनिवार्य है, विशेषकर भूमि के प्रयोग से संबंधित। उसके बाद जो अगला पॉइंट है, राज्य हो गया या फिर राजनीतिक पार्टियां, कॉर्पोरेट्स, वित्तीय संस्थान, मीडिया संस्थानों की, सभी संस्थाओं की जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक नीति और कानून बनाने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। वही बात यहाँ पे कहा जाता है, लोकतांत्रिक विरोध का दमन करने वाले पुलिस और सशस्त्र बलों को निर्विवाद सख्त शक्तियां प्रदान करने वाले कानून और विधान पर रोक लगाने की आवश्यकता है, जैसे यूएपीए, एनएसए, आईपीसी, ठीक है। आईपीसी को तो ऑलरेडी परिवर्तित किया गया है, ठीक है। उसके बाद परंपरागत और आधुनिक कौशल का संयोजन करने की बात की जा रही है, मतलब कि रोजगार को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। सभी उत्पाद और सेवाओं को सुरक्षित रखने की बात की जा रही है। राष्ट्रीय भूमि या फिर जल उपयोग योजना और नीतियों को तैयार करने के लिए कहा जा रहा है, जिससे कि जैव विविधता का संरक्षण किया जा सके, ठीक है, और पारिस्थितिकी तंत्र को बचाया जा सके। ज्यादा से ज्यादा नदी, समुद्री क्षेत्र, घास के मैदान, इन क्षेत्रों में जितने भी लोग हैं या फिर जितने भी जीव जंतु हैं, उसके भी अधिकार को बचाए रखने में हम लोग सफल हो सके। स्थानीय भूमि, मिट्टी या मृदा को संरक्षित रखने की बात की जा रही है, ठीक है। उसके बाद पर्यावरण और पर्यावरण से सामाजिक प्रभाव का जो स्वतंत्र संस्थानों के माध्यम से अनिवार्य रूप से मूल्यांकन करने की बात की जा रही है, ठीक है। सभी रसायन और अन्य पदार्थ को भी बचा के रखने की बात की जा रही है, जिससे कि मानव या फिर पारिस्थितिकी, पशु स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक है उस पर रोक लगाने की बात की जा रही है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे जलवायु परिवर्तन पे भी ध्यान रखा गया है, ठीक है। उसके बाद पर्याप्त सुरक्षित भोजन, पानी और ऊर्जा तक सार्वभौमिक पहुंच को सुनिश्चित करने की बात की जा रही है। शहरी और ग्रामीण बस्तियों को मानवीय, उसके बाद गरिमापूर्ण, संपोषित बनाने के लिए कदम उठाने के लिए कहा जा रहा है। शिक्षा और शिक्षण संस्थानों को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। उसके बाद शिक्षकों के बेहतर प्रशिक्षण, ठीक है, को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। उसके स्वास्थ्य के क्षेत्र में अमूलचूल परिवर्तन, बुनियादी ढांचे को ज्यादा ज्यादा विकास करने की बात की जा रही है। उसके बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में जैसे पारंपरिक जितने भी मेडिसिन है, दवाइयां हैं, उसको भी ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने की बात की जा रही है। औषधियों का ज्यादा से ज्यादा प्रसार को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। नवाचार, प्रौद्योगिकी और ज्ञान को लोकतांत्रिक बनाने के लिए कदम उठाने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। कला और खेल के क्षेत्र में भी लोकतांत्रिक माहौल को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। इसमें रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही या फिर भाई भतीजावाद जैसे दुष्प्रभाव को कम करने की बात की जा रही है। उसके बाद मानवाधिकार, शांति और असैनिकरण और पारिस्थितिकी स्थिरता के अग्रणी के रूप में भारत की वैश्विक भूमिका की पुनः स्थापना की बात की जा रही है। वैश्विक स्तर पर भी भारत की जो स्थितियां, जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी भारत की जो परमानेंट मेंबर्स के लिए प्रयास कर रहा है, उसको भी सुनिश्चित करने के लिए और देशों को अपने समर्थन में लाने की बात की जा रही है। उसके उपरोक्त सभी मामलों में भारत के युवाओं को सशक्त बनाने और उसकी राह सुगम बनाने के लिए विशेष ध्यान, जिससे कि वर्तमान और भविष्य को निर्धारित करने में उनकी आवाज सक्षम बना सके, ठीक है। तो यही 21 पॉइंट थे, 21 मांग थे, ठीक है। तो इसमें आगे कहा जाता है राइटर के द्वारा कि भारत के नागरिकों के रूप में हमें अधिक सतर्क और सक्रिय होने की आवश्यकता है, खासकर चुनाव के समय, मतदान के समय। जैसे कि 2019 में इस तरह के पिछले प्रयास के परिणाम स्वरूप कुछ पार्टियां ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कुछ सिफारिशें शामिल की थी, जो सत्ता में आ तो गए और उन्होंने कुछ भी जो भी घोषणा में किया था, घोषणा पत्र में शामिल, उन्होंने किसी भी चीज को लागू नहीं किया जब वो चुनाव में जीत गए, ठीक है। लेकिन अगर पार्टियां कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल करती है तो भी वे उन्हें लागू नहीं करती। तो भारत के नागरिक के रूप में हमें अधिक सतर्क और सक्रिय होने की आवश्यकता है, और यह मांग करते हुए कि निर्वाचित प्रतिनिधि वही करे जो उन्हें करना चाहिए, लेकिन साथ ही हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले सभी निर्णयों में अपनी आवाज भी उठानी चाहिए। एक विशेष खंड में घोषणा पत्र जो है देश की बड़ी युवा आबादी की आवाज को सक्षम बनाने का भी आग्रह करता है। इसी बात पे राइटर जोर दे रहे हैं कि जो हम मतदान करते हैं, इस पे बहुत ही अच्छे तरीके से सोच समझकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि 5 वर्षों तक आने वाले आपका भविष्य का निर्णय वो ले लेता है जो आपके आसपास के क्षेत्रों में विकास का भागीदारी बनता है, ठीक है। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को चुने जिसका अपना कोई बेहतर लक्ष्य हो, ठीक है। तो इसी संबंध एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि चुनाव घोषणा पत्र होता क्या है। तो ऑप्शन ए,
वोट देने के नियमों वाला दस्तावेज, ऑप्शन बी मतदाताओं से किए गए वादों वाला दस्तावेज, ऑप्शन सी मतदाताओं की सूची वाला दस्तावेज, ऑप्शन डी मतदाताओं के पते वाला दस्तावेज। तो ये तो लगभग सभी लोग बता देंगे इसका सही आंसर, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मतदाताओं से किए गए वादा वाला, जितने भी वादे किए जाते हैं उसका दस्तावेज होता है, उसी को कहा जाता है चुनाव घोषणा पत्र। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। वाई डिड नॉर्थ इंडिया फॉग हैविली इन लास्ट वीक्स ऑफ 2023, मतलब 2023 के आखिरी सप्ताहों में उत्तर भारत में भारी कोहरा क्यों पड़ा, इसके क्या कारण थे, ठीक है। तो ये सारी चीजों को हम लोग विस्तार से देख लेते हैं। जैसे इससे ज्यादा प्रभावित जो लोग हुए, पंजाब, हरियाणा, उसके बाद नॉर्थ, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में लगभग 6.9 डिग्री तापमान तक ठंडी पड़ गई थी, ठीक है। उसके बाद नई दिल्ली में भी लगातार तापमान गिर रहा था, ठीक है। तो ये कारण क्या था, सबसे पहले देख लेते हैं कि सुबह के समय कोहरे का कारण क्या है। तो रात के दौरान सूर्य की गर्मी जो है जमीन से आर्द्र हवा में छोड़े जाने के बाद सुबह में विकिरण कोहरा दिखाई देता है। तो लंबी तरंग, लॉन्ग वेव रेडिएशन, ठीक है, जो पृथ्वी से गर्मी निकलती है, हम लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा है, ठीक है। तो उसका जब निष्कासन होता है तो उससे जमीन भी ठंडी हो जाती है और आर्द्र हवा दोनों ही ठंडी रहती है, जिससे क्या होता है कि जलवाष्प जो होता है सूर्योदय तक जमीन पर जमा होता है, ठीक है। तो इसी के कारण जो है यहाँ पे छोटे छोटे बूंद होते हैं, इसी को तब से विजिबल हो जाते हैं और फॉग बनने लगते हैं। ये फिगर में देख सकते हैं, ये जो क्षेत्र था खासकर आखिरी सप्ताह में 2023 के, यहाँ पे बहुत ज्यादा कोहरा था। तो कोहरा कैसे बनता है, जब हवा पूरी तरह से जलवाष्प से भरी होती है और 100% आर्द्रता के स्तर तक पहुंच जाती है तो जलवाष्प कोहरे के रूप में निकल जाता है, ठीक है। और कोहरा तब होता है जब हवा का तापमान गिरता है और उषांक बिंदु तक, ठीक है, उषांक बिंदु से अगर नीचे चला जाएगा तो बर्फबारी होने लगेगा। तो जो ड्यू पॉइंट होता है उषांक बिंदु तक पहुंचता है और हवा में अधिक नमी के कारण ओस बिंदु भी बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त वायुमंडलीय जलवाष्प जो होता है वो ठोस वायु कणों जैसे कि धूल और नमक, यहाँ पे धूलकण का भी बहुत बड़ा रोल होता है कोहरे के लिए। तो आसपास में संगठित होकर भूमि या फिर समुद्र पर कोहरा पैदा करता है, ठीक है। इन्हीं कारणों से कोहरा पैदा होता है। जैसे यहाँ क्लियर कहा जाता है कि ठंडी के मौसम में ही कोहरे पड़ते हैं, क्योंकि ठंडी में वातावरणीय तापमान कम हो जाता है और हमारे आसपास मौजूद हवा जो होती है उसमें पानी के कण भी होते हैं। चूंकि ये पानी के कण जो होते हैं वो गैसीय माध्यम में होते हैं, जिसके वजह से हमें दिन में दिखाई नहीं पड़ते हैं, ठीक है, या फिर गर्मी में दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन ठंड के दिनों में जब सुबह बाहर का तापमान कम होता है तो हवा में उपस्थित पानी के कण संघनित हो जाते हैं, ठीक है, कंडेंस्ड हो जाते हैं, जिससे वो हमें दिखाई देने लगते हैं। और इसे आप दूसरी तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे ठंड के दिनों में जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं तो कोहरे दिखाई देते हैं, क्योंकि बाहर का तापमान हमारे शरीर के तापमान से कम होता है। तो जैसे ही हम सांस छोड़ते हैं पानी के कण संघनित होकर कोहरे के रूप में दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा कारण कि कैसे कोहरा बनता है, ठीक है। ये फिगर भी उसी को डिनोट करता है। अब देख लेते हैं कि सिंधु और गंगा क्षेत्र में कोहरा का इतना प्रकोप क्यों बढ़ता है। तो वातावरण में नमी उपलब्ध है और सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्र में निचले क्षोभ मंडल स्तर पर हवाएं हल्की होती है। तो साफ जब आसमान होता है और रात भर ठंडक के कारण पृथ्वी की सतह तेजी से उसका तापमान नीचे गिरने लगता है और पृथ्वी की सतह के पास की हवा भी ठंडी हो जाती है और भारी हो जाती है। तो हवा में उपलब्ध नमी जो होती है वो संघनित होकर कोहरा पर काबू पा लेता है। इसमें पश्चिमी विक्षोभ का भी बहुत बड़ा रोल होता है, जिसके कारण पश्चिम से जो ज्यादा से ज्यादा नमी आती है, बारिश होती है कभी कदार सर्दी के मौसम में, खासकर उत्तरी भारत में। तो जो भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान है, इसी कारण पश्चिम विक्षोभ आता है। तो उत्तर पश्चिम भारत में नमी लाने वाली हवाएं लाती है, इसके परिणाम स्वरूप क्षेत्र में नमी का स्तर भी बढ़ जाता है, जिससे पश्चिमी विक्षोभ की अनुपस्थिति में स्थानीय नमी स्रोत, जैसे कि अगर पश्चिमी विक्षोभ नहीं आता है तो उसके स्थान पे स्थानीय नदियां जो होती है उससे जलवाष्प और मिट्टी की नमी भी कोहरे का कारण बन सकती है, ठीक है। तो IMD मतलब कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा जारी एक नोट में कहा गया कि भारत का गंगा का मैदान जो है वो कोहरे की घटनाओं के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है, जिसमें दिसंबर और जनवरी के महीने में कई सप्ताहों तक घना कोहरा छाया रहता है और ये कोहरे का दौर जो होता है वो हवा और तापमान पैटर्न से जुड़ा होता है, ठीक है। तो प्रदूषण स्तर और कोहरा दोनों के बीच में क्या संबंध है। तो जैसे कि यहाँ पे विकिरण कोहरा की बात की जा रही है, जैसे जैसे तापमान गिरती है स्थानीय हवा की गति भी कम हो जाती है। तो इसी कारण व्युत्क्रम परत
नीचे आ जाती है तथा ऊर्ध्वाधर मिश्रण कम हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप कोहरा बनता है और कण जो होता है वो सीमा परत पर लटक जाता है, जिससे कि प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। इसी कारण जो होता है वो प्रदूषण का स्तर भी बढ़ जाता है। तो दिन में तापमान बढ़ने पर कोहरा छट भी जाता है। और संवहन कोहरा क्या होता है? तो संवहन कोहरा तब होता है जब आर्द्रता बहुत अधिक होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, आर्द्रता जब बहुत ही अधिक होती तभी संवहन कोहरा होता है। ठीक है, तो कोहरे की ये घटनाएं लंबे समय तक चलती है और फिर द्वितीयक कणों का निर्माण शुरू हो जाता है, जिससे कि प्रदूषक तत्वों का तेजी से निर्माण होता है। जैसे जनवरी में भारत के गंगा के मैदानी क्षेत्र में कम तापमान ऐसे कोहरे का कारण बनता है। तो यही हर एक जगह एक ही बातें कही जा रही है। ठीक है, जिससे कि आप बेहतर तरीके से समझ सके। तो कोहरे से संबंधित हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कोहरा का प्रकार, संवहन कोहरा, ढलानदार कोहरा, विकिरण कोहरा, और इसको मिलान करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, तीनों का तीनों सही है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। संवहन कोहरा क्या होता है? जब गर्म हवा ठंडी सतह से मिलती है। उसके बाद ढलानदार कोहरा क्या होता है? तो भौगोलिक उत्थान। और विकिरण कोहरा क्या होता है? तो तापमान व्युत्क्रमण। तीनों चीजें याद रखिएगा। ठीक है, तो दोनों का इंग्लिश भी लिख दिया हूं। भौगोलिक उत्थान का मतलब होता है ओरोग्राफिक अपलिफ्ट, और तापमान व्युत्क्रमण का मतलब होता है टेम्परेचर इन्वर्जन। ठीक है, इसमें कहा जाता है कि संवहन कोहरा जो होता है वो क्षैतिज हवाओं के सतही संपर्क से बनता है। जब नम और गर्म हवा ठंडी सतह के संपर्क में आती है तो जलवाष्प संघनित होकर कोहरा बनता है। और संवहन कोहरा अधिकतर उन स्थानों पर दिखाई देता है जहां गर्म और उष्णकटिबंधीय हवा ठंडे समुद्र के पानी से मिलती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जहां पे ठंडे समुद्र के पानी और गर्म हवा मिलते हैं। ठीक है, स्थल और जल का जहां मिलाप होता है, खासकर समुद्री कोस्टल एरिया होते हैं। और आगे कहा जाता है जो ढलान कोहरा होता है वो ढलान वाला कोहरा या फिर पहाड़ी कोहरा तब बनता है जब हवाएं ढलान की ओर मुड़ जाती है और ऊपर उठने से हवा की ठंडक के कारण यह उस बिंदु तापमान के अनुरूप हो जाता है। इसी प्रकार का कोहरा पहाड़ों की चोटी पर बनता है, इसीलिए इसे कहा जाता है पहाड़ी कोहरा या फिर ढलानदार कोहरा। और विकिरण कोहरा उसे कहते हैं जब कुछ स्थितियों जैसे कि शांत मौसम, साफ आसमान, लंबी ठंडी रातों की उपस्थिति में बनता है। यह तब बनता है जब रात के दौरान जमीन तेजी से ठंडी होती है। इससे ऊपर का वायु जो होता है वो द्रव्यमान ठंडा हो जाता है, जिससे संघनन हो जाता है और उसके बाद विकिरण कोहरा बन जाता है। ठीक है, तो ये तीनों कोहरा याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है कि नए समझौते के तहत प्रत्येक राज्य 3 साल में एक बार झांकी निकाल सकते हैं। अभी हाल ही में विवाद हुआ था, जो नॉन बीजेपी सरकार थी, चाहे वो दिल्ली हो या फिर वेस्ट बंगाल हो, ठीक है, या फिर पंजाब हो, इन क्षेत्रों ने लगातार विरोध किया था क्योंकि इनकी झांकियों को अस्वीकृत कर दिया गया था। ठीक है, 26 जनवरी के परेड के लिए जो झांकियां प्रदर्शित की जाती है राज्यों के द्वारा, ठीक है, जिसको हम लोग फिगर में देख सकते हैं, इस तरह की झांकियां हैं। ठीक है, तो इन्हें अस्वीकृत कर देने के कारण विवाद खड़ा हो गया था कि ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र का जो है वो हनन है। ठीक है, तो इसी के लिए सरकार ने भी इसका एक निर्णय निकाला है कि एक नया समझौता हस्ताक्षर करवाया गया है सभी राज्यों को कि उसमें एक रोटेशन होगा। ठीक है, 3 साल में एक बार झांकी निकाली जाएगी प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को, जिससे कि कोई भी झगड़ा नहीं हो। इसका उद्देश्य मेनली जो है वो गैर समावेशन पर विवादों और शिकायतों का समाधान करने का है। तो प्रत्येक वर्ष लगभग 15 झांकियां चुनी जाती है। तो रोटेशन योजना जो है वो समान वितरण सुनिश्चित करती है। तो समझौता ज्ञापन परिचालित किया जाएगा जिसमें 28 राज्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, जो आने वाले गणतंत्र दिवस परेड 2024, 2025, 2026 में भाग लेने की इच्छा के लिए मांगी गई है। ठीक है, तो ये जो है रक्षा मंत्रालय के द्वारा निर्णय दिया गया है। इसमें और कुछ चीजें देख लेते हैं, जैसे 4 दौर की प्रक्रिया के माध्यम से 2024 की परेड के लिए 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का चयन किया गया। तो संस्कृति मंत्रालय ने झांकियों के डिजाइन और निर्माण के लिए 30 एजेंसियों को सूचीबद्ध किया है। कलाकारों और पद्म पुरस्कार विजेताओं की विशेषज्ञ समिति थीम और सौंदर्य शास्त्र को अंतिम रूप देती है। जिन राज्यों का चयन नहीं किया गया है उन्हें लाल किले पर भारत पर्व पर झांकियां दिखाने के लिए आमंत्रित किया गया है। ठीक है, तो यही बात कहा जाता है कि पंजाब और कर्नाटक में अपनी अपनी झांकियां शामिल न करने पर विवाद है। तो रक्षा मंत्रालय सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और मंत्रालयों से प्रस्ताव आमंत्रित करते हुए चयन के लिए एक प्रणाली पर जोर दिया। यही पूरा का पूरा मामला था। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसी को कहा जाता है ILO। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। अभी हाल ही में ILO के द्वारा कहा गया है कि 2024 में लगभग
5.2% जो है वो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहेगा। 5.1% 2023 में था, तो उससे इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो इसी कारण ये जो है आर्टिकल आया है। तो आईएलओ ने बुधवार को बयाना में जारी अपनी विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रुझान 2024, इसी कहा जाता है कि वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड 2024, इसी को रुझान 2024 कहा जाता है। तो इसी के रिपोर्ट में आईएलओ के द्वारा कहा गया है कि वैश्विक बेरोजगारी दर जो है वो 2024 में बढ़ने वाली है, जबकि बढ़ती सामाजिक असमानताएं जो है वो चिंता का विषय बना हुआ है। तो बेरोजगारी और नौकरियों का अंतर दोनों ही महामारी से पहले के स्तर से नीचे आ गया है, लेकिन 2024 में वैश्विक बेरोजगारी जो होगा वो आईएलओ के द्वारा कहा गया है कि बढ़ती असमानताएं और स्थिर उत्पादन चिंताओं के कारण जो है वो लगातार अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र निकाय के अनुसार और अन्य G20 देशों की तुलना में भारत में जो है वो वास्तविक मजदूरी सकारात्मक रहे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि वास्तविक मजदूरी होता क्या है। वास्तविक मजदूरी में निरंतर वृद्धि एक अच्छा संकेत है। तो याद रखिएगा, जब वास्तविक मजदूरी में निरंतर अगर वृद्धि हो रहा है तो ये एक अच्छा संकेत है और आर्थिक विकास बेहतर नौकरियों में तब्दील हो रहा है। दूसरी ओर वास्तविक मजदूरी का स्थिर होना जो होता है, अगर वो डिक्रीज कर जाता है, इसका मतलब जो है पॉवर्टी आ रहा है, गरीबी आ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट आ रहा है। ठीक है, तो गरीबी कम करने के दृष्टिकोण से एक बड़ी चिंता उत्पन्न हो जाती है। तो ये मुख्यतः इसके माप याद रखिएगा और इसके बारे में कुछ पॉइंट्स आगे भी हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, आईएलओ के द्वारा यही जो है रिपोर्ट अभी लाया गया है, जिसमें कहा गया है कि अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 5.2% बढ़ जाएगा, 2023 के 5.1% की तुलना में बढ़ जाएगा। ठीक है, आईएलओ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इसमें मैं लिख दिया हूँ। इसमें लगभग 187 मेंबर्स हैं और ये जो है एस्टेब्लिश किया गया था 1919 में। ठीक है, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, आईएलओ के द्वारा रिसीव किया गया है एक बार नोबेल पीस पुरस्कार भी 1969 में, इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो इसके रिपोर्ट्स जो होते हैं वो वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट जो होता है, और दूसरा जो होता है ग्लोबल वेज रिपोर्ट, और तीसरा जो होता है ग्लोबल सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट। ठीक है, तो ये तीनों रिपोर्ट ध्यान रखिएगा आईएलओ के द्वारा जारी किया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। इसमें कहा जाता है कि चल रहे भू राजनीतिक तनाव, लगातार जो वैश्विक स्तर पर तनाव देखा गया है, चाहे वो रूस या यूक्रेन के बीच में हो, मिड ईस्ट में हमास और इजराइल के बीच में हो, ठीक है, और भी यूरोप में जो भी संघर्ष चल रहे हैं, इसी के साथ लगातार बढ़ती मुद्रास्फीति कारण केंद्रीय बैंक ने लगातार और आक्रामक कदम उठाए। इसमें कहा जाता है कि उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक अधिकारियों ने 1980 के दशक के बाद से महत्वपूर्ण वैश्विक नतीजों के साथ ब्याज दरों में सबसे तेज वृद्धि लागू की है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कुछ देश का एग्जांपल भी दिया जा रहा है जहाँ पे उसका इकोनॉमी जो है लगातार स्लो डाउन होता जा रहा है, जैसे चीन हो गया, तुर्की हो गया, ब्राजील हो गया, उसकी गति काफी धीमी हो गई है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसे नोट डाउन कर सकते हैं, जिससे कि वैश्विक औद्योगिक गतिविधियां, निवेश और व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तो आगे कहा जाता है आईएलओ के द्वारा कि आर्थिक मंदी के बावजूद 2023 में वैश्विक विकास जो है वो अनुमान से मामूली अधिक ही था और श्रम बाजारों ने आश्चर्यजनक लचीलापन दिखाया। ठीक है, तो आईएलओ ने चेतावनी दी है कि श्रम बाजार का असंतुलन चक्रीय रूप के बजाय संरचनात्मक हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस है वो साइक्लिक नहीं है, यहाँ पे स्ट्रक्चरल है। ठीक है, आगे कहा जाता है 2023 में वैश्विक वृद्धि अनुमान से अधिक होने के कारण मामूली सुधार को लेकर चिंताएं हैं और 2022 में अन्य G20 देशों की तुलना में भारत की जो वास्तविक मजदूरी को सकारात्मक माना गया है। ठीक है, मतलब कि अगर बढ़ रहा है वास्तविक मजदूरी, इसका मतलब है कि देश विकास कर रहा है। ठीक है, तो जैसे वास्तविक मजदूरी के बारे में कुछ चीजें पढ़ लेते हैं। तो भारत में गरीबों के लिए समस्या बेरोजगारी से ज्यादा अल्प रोजगार है। सही बात है, तो गरीब लोग शायद ही कभी बेरोजगार होते हैं क्योंकि वे कुछ भी नहीं कर सकते। तो वास्तविक मजदूरी में निरंतर वृद्धि एक अच्छा संकेत है कि आर्थिक विकास बेहतर नौकरियों में तब्दील हो रहा है। दूसरी ओर वास्तविक मजदूरी का स्थिर होना गरीबी कम करने के दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ी चिंता है। ठीक है, लोग गरीब होने लगते हैं। तो यदि वास्तविक मजदूरी बढ़ती है तो जीवन स्तर में वृद्धि होती है क्योंकि श्रमिकों की अच्छी कमाई होती है और बेहतर जीवन जीने की संभावना बढ़ जाती है। तो बेरोजगारी के विपरीत कम से कम कुछ व्यवसायों को ले वास्तविक मजदूरी को ट्रैक पर रखना काफी जरूरी है, खासकर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए। ठीक है, उदाहरण के लिए अधिकांश भारतीय गांवों में किसी भी समय आकस्मिक कृषि श्रम के लिए एक उचित रूप से अच्छी तरह से परिभाषित मजदूरी होती है। इसका पता लगाने के लिए किसी घरेलू सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं होती। तो ग्रामीण स्तर पर साधारण पूछताछ से काम चल जाता है। यदि अच्छी संख्या में यादृच्छिक रूप से
चयनित क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर किए जाते हैं तो मजदूरी दरों पर स्पष्ट डेटा एकत्र करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो वास्तविक मजदूरी की गणना के प्रयास किए गए। श्रम ब्यूरो के द्वारा कहा जाता है कि ब्यूरो हर महीने सभी भारतीय राज्यों में व्यवसाय बार वेतन डेटा एकत्र करता है और भारतीय श्रम जर्नल में सारांश आंकड़े प्रकाशित करता है। इन्हीं चीजों से जो भारत में जो है मजदूरों का डेटा कलेक्ट किया जाता है और इन जानकारियों की गुणवत्ता अनिश्चित है, लेकिन वास्तविक मजदूरी में व्यापक रुझानों का, ठीक है, जो अभी वर्तमान समय में इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, उसके ट्रेंड को समझने का आकलन करने के उद्देश्य से यह काफी बेहतर होता है। ठीक है, इस तरह का प्रकाशन जो प्रत्येक महीने प्रकाशित किया जाता है। अब देख लेते हैं इसी संबंध एक क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आईएलओ वर्साय शांति संधि द्वारा बनाया गया था और संयुक्त राष्ट्र की पहली विशेष एजेंसी बन गई। और दूसरा जो है, इसकी शासकीय संरचना का प्रतिनिधित्व सदस्य सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों द्वारा किया जाता है। तीसरा जो स्टेटमेंट है, भारत को आईएलओ द्वारा मुख्य औद्योगिक महत्व नामित किया गया है। और चौथा जो है, आईपीईसी प्लस आईएलओ के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से सभी। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा, इसका सभी स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, क्योंकि इसकी जो स्थापना हुई थी 1919 में की गई थी, जब पहला विश्व युद्ध हुआ था, समाप्त हुआ था, उसके बाद ही वर्साय शांति संधि के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये बिल्कुल ही सही है। ठीक है, उसके बाद आईपीईसी एक बहुत ही अच्छा फ्लैगशिप प्रोग्राम था जिसमें आईएलओ फॉर इरेडिकेशन फॉर चाइल्ड लेबर्स के लिए, ठीक है, तो इसके लिए ये भी जरूरी कार्यक्रम था। इसी के लिए ये सारे स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, तो ये थे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हमने डिस्कस किए। कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।